बीजेपी है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार है, दोनों के बीच में घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव और सदन में चर्चा और सदन में हंगामे, तो ये लगातार ये जारी है और सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दिल्ली का बॉस कौन होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नंबर गेम का खेल जो चल रहा है उसमें कौन पास होगा, कौन फेल होगा, और जो परीक्षा की घड़ी है नए गठबंधन के लिए, क्या उस परीक्षा में नया गठबंधन पास हो पाएगा या ये प्रस्ताव, ये जो बिल है वो पास हो जाएगा। तो कई सवाल लगातार बने हुए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करवा देते हैं। इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। सर, तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा। अब डिवीजन कैसे? नहीं, वो देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है, वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, कोई चीज जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ठीक है, देखिए, जो मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? इतने सब एनडीए बीजेपी सब मिल के ले आए, बिल कर दें भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। इसी देश में इसी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए और फुल स्टेटहुड का कानून संसद में लेके आएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। और 20 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस कदर पे पहुंच गई है, इस तरीके से जनतंत्र के खिलाफ हो गई है कि आज वो कानून लेके आए हैं जिसमें चुनी हुई सरकार के जो संविधान ने हक दिए उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कई सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की संसद के अंदर मदद करते आए हैं। उसके अंदर वाईएसआर कांग्रेस है, बीजू जनता दल है और इस तरीके के कई दल हैं। इनकी अपनी राजनीति है, मगर जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा इनके दल को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं होगी और इनकी सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने में भरपूर करेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शिल्पा दीक्षित कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। जी नमस्कार जी, तो शुभेंदु शेखर जी, सबसे पहले आपसे ही सवालों का शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि पूरा का पूरा विपक्ष आपको घेर रहा है, कह रहा है संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा आघात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बिल आया है और संविधान संवत नहीं है, यानी कि संविधान भी चुनी हुई सरकार को अधिकार देता है। तीनों सवालों का जवाब शुभेंदु जी आपसे चाहेंगे। देखिए, पहला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको बता दीजिए जी कि इससे पहले भी कई बार अध्यादेश लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जी
आपको याद होगा कि जब हमारा आवाज कोई इको आ रही है बहुत ज्यादा, इसको ठीक कराएंगे? जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी शुभेंदु जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी हाँ, बातों को पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि साबानो के केस में जी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया मेंटेनेंस देने के लिए जी। साबानो बहन को, जी तो कांग्रेस अध्यादेश क्यों लाया था? सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेता। जी कांग्रेस को लगा होगा कि ये शायद इसको ठीक करना होगा या इसमें आज की जरूरत नहीं है ये। जी इसी तरीके का जलकुट्टी वाला मैटर पे भी जब चेन्नई में सभी लोग उस जलकुट्टी जो सांस्कृतिक एकता या उसकी विषय पर लोग जिद पर बैठे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। जी हमारी सरकार भी अध्यादेश लेके आई है। जब जब केंद्र सरकार का काम है जी देश को चलाना, जी और यदि उस देश के चलाने के लिए कुछ संवैधानिक चीजों में चेंज करना है, जी तो उसका काम है संविधान में उस अध्यादेश को पास कराना। जी हमने एक अध्यादेश बनाया केजरीवाल जी के जो अराजक काम हो रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने गबन किए थे, उन्होंने करप्शन किया था और उसकी फाइलों की चोरी हो रही थी, जी तो अध्यादेश लाया गया। जी और उस अध्यादेश को लाने के बाद जब इसको हमें पास कराना है, 6 महीने के अंदर पास कराना होता है, तो हम इसको पास करा रहे जी। हैं। अब हंगामा करने की क्या जरूरत है? जी आपको लगता है कि ये अध्यादेश गलत है, तो आप उसके निगेटिव पॉइंट बताइए वहां पे सदन में। चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा विपक्ष जानता है कि संख्या बल में वो कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा में इस विधेयक को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जी बीजू जनता दल और टीआरएस टाइप के लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जी तो वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इससे वो हताश हो गया है हमारा विपक्ष, जी और वो सदन में चर्चा नहीं हंगामा करना चाहता है। जी आज लोकसभा में लाया गया है, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए, शांति से अपने प्लस माइनस पॉइंट बताइए। बहुत बार भी आचार्य कृपलानी ने रखा था, 2 लोग जी। थे उनके पास तो खाली। जवाहरलाल नेहरू 3 दिन तक डिस्कशन चला था। जी आप भी विषय को डिस्कशन में लाइए, जी। हंगामा करके वहां पे गुंडों की तरह का बिहेवियर बार बार कहना पड़ता है सभापति को कि आप बैठे कुर्सी में चिल्लाए ना, जी फिर भी चिल्ला रहे हैं, जी। अपनी परिचय दे रहे हैं अपनी भद्रता का। जी और इसी तरीके से राज्यसभा में भी हम लाएंगे, वहां पे चलिए भी शुभेंदु चर्चा शेखर कराएंगे और जिताएंगे। जी, शुभेंदु शेखर जी इस पे जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शिल्पा दीक्षित जी जवाब दीजिए। आपने सुना होगा कि किस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को चर्चा नहीं, चिल्लाना आता है। अगर कोई कमी है इस अध्यादेश में, इस उसमें, तो आप उस पर चर्चा कीजिए, ना कि चिल्लाइए। देखिए रिया जी, जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया है। जी अब मैं यहाँ आपसे 2 बातें करना चाहूंगी। पहले आरोप जो शुभेंदु जी ने, डॉक्टर शिल्पा दीक्षित जी, मेरा नाम आर्या है। आर्या जी सॉरी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो आरोप लगा रहे हैं जी कि साहब हमें चिल्लाना ही आता है और चिल्लाने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें चिल्लाने की तो कोई बात ही नहीं है। जी देखिए, आप अध्यादेश लाए हैं, आप सरकार में हैं, आपको अधिकार है, और अध्यादेश अमित शाह जी 2015 में ही ले आए थे। जी दिल्ली सेवा बिल का अध्यादेश अमित शाह जी 2015 में ही ले आए थे। जी लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश की जो राजनीति है, जी हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, और संविधान में लिखा हुआ है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी दैट मीन्स कि राज्य का भी उतना ही अधिकार होगा जितना केंद्र का अधिकार होगा। जी और संविधान में हमारे यहाँ 3 सूचियों की बात की गई है, जी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, जिन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। जी सेंट्रल लिस्ट मतलब वो सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जी और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसे विषय जिन जी। पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन वरीयता केंद्र सरकार को दी जाएगी। जी अब आप मुझे बताइए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जी वहाँ की जनता का चुना हुआ नेता होता है। जी आप अपने इस दिल्ली सेवा बिल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्री जो दिल्ली हैं, जी उनके अधिकारों को कम करके आप सीधे सीधे उपराज्यपाल के हाथ में अधिकार दे रहे हैं, जी और आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से
जो लोग दिल्ली अंडमान निकोबार डेनिक्स इसमें आता है, और भी क्लास 1 क्लास ग्रेड ए क्लास अफसरों के तबादले इसमें आते हैं, उनके हस्तांतरण इसमें आते हैं। तो कायदे से ये सारी बातें जो हैं ये मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए दिल्ली राज्य की, और ये राज्य सूची का विषय है। आपने इस दिल्ली सेवा के माध्यम से न केवल संविधान का हनन किया, क्योंकि जो तीनों सूचियां भारत के संविधान में लिखित है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट, न केवल आपने उसका हनन किया बल्कि आपने जानबूझकर मुख्यमंत्री की जो भूमिका है उसको नगण्य करने की कोशिश की। जितने भी अधिकारी हैं उनके तबादले, उनकी पोस्टिंग अपने हाथ में लेने की कोशिश की ताकि वो सीधे मोदी सरकार के अंडर आ जाए। जी, लेकिन शिल्पा दीक्षित जी, यहाँ पे सवाल तो ये उठ रहा है कि जिस हिसाब से आप केजरीवाल सरकार का समर्थन कर रही हैं और आपके ही जो वरिष्ठ नेता थी शीला दीक्षित जी, उनके बेटे संदीप दीक्षित जी का कहना है कि अध्यादेश तो ठीक है, तो ये यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आपके अंदर खाने में, पार्टी के अंदर खाने में दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। मैम सवाल सुन लीजिए, शिल्पा दीक्षित जी सवाल सुन लीजिए कि जिस हिसाब से संदीप दीक्षित ने समर्थन किया है, और यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आपके कांग्रेस में दो फड़ अभी भी नजर आ रहे हैं, दिल्ली यूनिट और पंजाब यूनिट में एक तरह फड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या जो सवाल ये है कि जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने सिर्फ हाथ से हाथ मिला लिया, दिल अभी भी नहीं मिल पाया है, और ये जो समर्थन हो रहा है अंदर खाने के लोग अभी भी नहीं चाहते कि समर्थन हो। शिल्पा जी। मैडम मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि 2015 में इस बिल के लिए अध्यादेश ला दिया गया था जी। तो अध्यादेश लाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और आप बात कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस संविधान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम न्याय संगत और तर्क संगत बात कर रहे हैं जी। आज जो मोदी जी ने आज एक रणनीति चला रखी है कि लगातार, चाहे वो जीएसटी में आप देख लीजिए, चाहे वो आप किसी और टैक्स में देख लीजिए, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के टैक्स काटती जा रही है जी। सारा का सारा पैसा राज्य सरकारों का अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है जी। दिल्ली सेवा बिल भी उसी का एक नमूना है जिससे सारी का सारा स्थानांतरण जो है अधिकारियों का, वो सरकार अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। संदीप दीक्षित जी ने भी कहा कि हमें अध्यादेश से कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अध्यादेश लाना इज नॉट बैड। तो आप ये क्लियर कीजिए शिल्पा दीक्षित जी, आप ये क्लियर कीजिए कि आप अध्यादेश के समर्थन में हैं या उसके खिलाफ हैं, क्योंकि आपके नेता संदीप दीक्षित जी हैं जिन्होंने समर्थन किया है। तो आप साफ कर दीजिए, आप साफ करिए कि आप उनके समर्थन में हैं या उसके खिलाफ हैं। देखिए व्यक्तिगत जो विचार होते हैं किसी के, ना तो आप उसका समर्थन करते हैं ना आप विरोध करते हैं, यह व्यक्तिगत सोच। मेरा मानना यह है कि अध्यादेश लाना भाई सरकार का अधिकार है, आप लेकर आइए, लेकिन आप मुझे बताइए संविधान के खिलाफ जाकर क्यों कर रहे हैं कोई भी काम जी। ये जो आप अध्यादेश लाए हैं कि संविधान में कही गई है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का भी बराबर अधिकार होगा जितना कि केंद्र सरकार का होगा। और लगातार यहाँ मोदी जी जो है वो आप देखिए, चाहे वो किसी भी बिल के माध्यम से सारी चीजें सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो आप सेंट्रलाइज तो नहीं कर सकते किसी चीज को। हम केवल संविधान में जो बात लिखी हुई है हम उसके अनुरूप बात कर रहे हैं, हम किसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप बात करते हैं कि साहब बिल पर बहस कीजिए। बिल पर क्या बहस कीजिए साहब, आप लोग वहां जाकर तो आप चिल्लाने लगते हैं, आपका बहुमत है। अब तो बीजेडी ने भी आपको इस बिल पर समर्थन दे दिया है, तो आप संख्या बल में और ज्यादा हो गए हैं। तो हम अगर वहां जाकर कुछ बात भी करेंगे तो आप वो हल्ला शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोदी जी की तो शुरू से नीति रही है कि मोदी जी बिलीव्स नॉट इन डिस्कसिंग द बिल्स इन पार्लियामेंट। मोदी जी एंड भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन बुलडोजिंग द बिल्स इन द पार्लियामेंट। चाहे वो किसान जवाब ले लेते हैं, वापस लेने पड़े। देखिए ये बुलडोज करने की जो बात है ना, जो मेरे अभी साथी कह रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम संविधान के खिलाफ जो आप जाकर एक काम कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जी शुभेंदु शेखर जी, आपने सुना, जवाब दीजिए इस पर। देखिए शिल्पा जी हमारी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और उसमें भी ये दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, पहला पॉइंट। इसलिए इसको स्पेशल तौर पे देखा जाता है।
शिल्पा जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1952 में 1952 दिल्ली में भी सरकार हुआ करती थी और 1956 तक सरकार रही और ब्रह्म प्रकाश जी यहाँ पर सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब आप सोचो, 56 में ये सोचा गया कि दिल्ली में यदि कोई सरकार रहती है तो वो डिस्टर्ब कर सकती है, तो 56 के बाद 92 तक प्रेसिडेंट रूल रहा यहाँ पे। यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था। 92 में फिर कांग्रेस को समझ में आया कि शायद हम कुछ थोड़ी बहुत पावर दे देनी चाहिए, तो उन्होंने दोबारा ये एक्ट लाए। उसके बाद शीला दीक्षित जी, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, ये और सुषमा स्वराज जी, ये सब लोग चीफ मिनिस्टर भी रहे। यहाँ तक ठीक था जब शीला दीक्षित जी और मदन लाल खुराना या साहब सिंह वर्मा लोग रहे, परंतु अरविंद केजरीवाल जी के आते ही अराजकताएं फैल गई दिल्ली के अंदर। सब काम उल्टे सीधे होने लगे, कोई कानून किसी को माना। आप सोचिए, चीफ सेक्रेटरी को घर पे बुला के जूतों से पिटाई करना, ये अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर की घटना है। तो ये सब चीजें जब दिल्ली में होने लगी तब ये सब कानून को चेंज करने की आवश्यकता है। और जब कानून को चेंज करने की आवश्यकता आई, इसलिए एक अध्यादेश लाया गया। ये संवैधानिक है इसलिए क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास हो रहा है। कोई भी हम कानून बनाना चाहें, उसको यदि हम पार्लियामेंट से पास कर सकते हैं, करा पाए, तो हमको लगता है कि वो कानून बनता है। आपके पास कल आप कह रहे हैं कि हम शोर मचा रहे हैं, कल अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे इसके विपक्ष में, तो पूरा हॉल शांत था। वहीं अमित शाह जी बोल रहे थे तो ये सब लोग हंगामा मचा रहे थे। या तो शिल्पा जी आपने वो देखा नहीं। शुभेंदु शेखर जी, जिस हिसाब से विपक्ष आप पर हमलावर है, कई मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनडीए यानी कि बीजेपी जो है वो दोहरा रवैया कर रही है दिल्ली के साथ। पांडुचेरी में भी सरकार के पास, जो वहां की सरकार है, उनके पास अधिकार है। आखिरकार दिल्ली में ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है देश की राजधानी के साथ? पांडुचेरी और दिल्ली में बहुत फर्क है जी। आर्या जी, दिल्ली भारत की कैपिटल है जी। दिल्ली में सभी देश के ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, मतलब दिल्ली में बहुत सारे लोगों के एम्बेसडर्स रहते हैं, बहुत कंट्री के एम्बेसडर रहते हैं। इसकी जो संरचना है वो विशेष रूप से है जी। बाकी यूटी को इससे जोड़ना बिल्कुल गलत होगा जी। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके राष्ट्रपति कार्यालय तक, उनका निवास से लेके सब कुछ यहाँ पर केंद्र की शक्तियां हैं। और पिछले 38 सालों में 1956 से लेके 1992 तक आपने यही देखा है। और उसके बाद भी जो चीफ मिनिस्टर आए उन्होंने बड़ा संभाल के रखा, सबके साथ संयम बना के रखा। परंतु केजरीवाल जी वो सब बना के ना एलजी के साथ उनकी पटरी खाती है, ना जनता के साथ खाती है, ना ब्यूरोक्रेट्स के साथ खाती है, जो चाहते हैं। और यही लोग तो है क्या कांग्रेस के लोग जिनको केजरीवाल जी गाली दे रहे थे। जब तक गठबंधन नहीं हुआ था तो शिल्पा दीक्षित और उनके बहुत सारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे ये कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक कानून है जो संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं। आज पूरा पंजाब कह रहा है कि गलत है, कि हमको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर राहुल गांधी को किसी तरीके से नेता बनाना है। इस कारणवश कांग्रेस ने एक भस्मासुर को अपने साथ में ले लिया है। कांग्रेस जानती है दिल्ली में जो वोट कम हुए वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे पंजाब में भी जो सरकार बनाई वो कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी ने लिए। इसी तरीके से हिमाचल में, गुजरात में जो कांग्रेस के वोटों को तोड़ने वाले लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। फिर भी कांग्रेस को समझ में नहीं आता या दिशाहीन हो गई है। जिसको ये भी समझ में नहीं आता, जिन्होंने लगातार गाली दी, वो कहते थे कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस ऐसे करप्ट लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे जिन्होंने जिंदगी भर आपको गाली दी है। शीला दीक्षित के 2700 पेज को घुमा के कहते थे कि कितना बड़ा करप्शन करते हैं। आज उनके साथ आपको खड़ा होना आपकी मजबूरी तो हो सकती है, क्योंकि मोदी जी इतना बड़े हो गए हैं कि आप अकेले नहीं लड़ सकते। तो इसलिए सभी भ्रष्टाचारी मौसेरे भाइयों को आपने इकट्ठा किया है। जी, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। यही कारण है कि आप कुतर्क कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल जी के गलत बिल को
आप यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप कंफ्यूज हैं, अच्छी तरीके से कंफ्यूज हैं। आप एक तरफ कह रही हैं कि हम बिल का विरोध नहीं कर रहे, तो विरोध किस चीज का कर रही हैं आप? जी आप बोलिए बिल के साथ में है जी, पर नहीं, आप वहां तो चैनल वहां पे बिल का विरोध कर रही हैं और आप चैनल पे कह रही हैं कि हम बिल का विरोध नहीं करते। चलिए हमारा इस पे अधिकार जवाब है। ले लेते हैं। शिल्पा दीक्षित जी, पूरी नहीं है, लेकिन जब जब आप संविधान का हनन करेंगे, इस तरीके से कानूनों को आप बिलों को बिना डिस्कस किए हुए कानून बना देंगे, आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये अहम ब्रह्मास्मि वाली जो कहानी है ये तो सर्वथा गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरजोर सत्य का समर्थन करती है। हम धर्म की राजनीति करते हैं और हम संविधान में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी बात करेंगे या आप मनमर्जी से या जबरदस्ती तरीके से आप कानून को धकेलने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि बीजेडी ने भी इनको समर्थन दे दिया है, तो संख्या बल में तो ये लोग ज्यादा है ही। अब बीजेडी के समर्थन देने के बाद इनका संख्या बल और ज्यादा हो गया। तो ये हल्ला करके, शोर करके, जो आज आपसे कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करवाने के लिए तैयार हैं, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि संसद में डिस्कशन तो नहीं, हल्ला करने में जरूर नंबर 1 है। ये हल्ला करके, जोर जबरदस्ती करके, आवाज को चीख कर, चिल्ला कर सत्य को दबाने का प्रयत्न करते हैं, जो हो नहीं पाएगा। सत्यता तो इनको माननी पड़ेगी कि ये जो कार्य आपने किया, ये आपने संविधान विरोधी कार्य किया है। मतलब जो संविधान में केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, आप उसके खिलाफ जाकर आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने आप में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। आप अपनी निम्न राजनीतिक हितों को पूरी पूर्ति करने के लिए आप मुख्यमंत्री के हाथ इस तरीके से काट देंगे कि उसके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, और वाया गवर्नर आप जो है अपना काम, सारी चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आर्या जी, सारे लोगों को, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जितने भी लोग हैं पूरे देश में और वैश्विक स्तर पर, वो आज देख रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र की क्या स्थिति हो गई है। अरे लेकिन शिल्पा जी यहाँ पे एक अथॉरिटी भी बनाई जा रही है, उस अथॉरिटी में 3 लोग शामिल किए गए हैं, जिसके चेयरपर्सन अरविंद केजरीवाल होंगे, जिसके चेयरपर्सन सीएम होंगे, 2 और अधिकारी होंगे। फिर इतना डर क्यों है आप लोगों को कि जो सरकार है उसके अधिकार कम हो जाएंगे? आर्या जी, हमें डर किसी भी बात का नहीं है। पहले तो देखिए, हमारे नेता बोलते हैं डरो मत, तो हम डरते तो किसी बात से हैं ही नहीं। दूसरी बात, जनता के हितों को अलग करके संविधान को रॉन्ग कर और सत्ता में बैठे रहना या सत्ता में अपनी सत्ता को बनाए रखना, इन चीजों में कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती। तो ये बात तो आप भूल जाइए, हमें डर है या हम सत्ता में आना चाहते हैं या कोई कहीं से मिल गया है तो हमें दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली सेवा बिल का विरोध केवल इस वजह से करती है कि आपने संविधान संगत बात नहीं की है। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की अनदेखी करके आप किसी भी राज्य को इस तरीके से छोटा नहीं दिखा सकते, क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत के जो राज्य है उनके भी उतने ही अधिकार होंगे जितना कि केंद्र सरकार का अधिकार होगा। सिर्फ इसलिए कि मैं संख्या बल में ज्यादा हूँ संसद में, मैं राज्यों को नगण्य या छोटा नहीं दिखा सकती। ये संविधान के विरुद्ध कार्य है, और जब जब संविधान के विरुद्ध कार्य होगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम संविधान के विरुद्ध कोई भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें अपने हाथ में लेना चाहती है, केंद्रीकृत सत्ता करना चाहती है। आगे चुनाव आ रहे हैं, ये दिल्ली सेवा बिल
किस मंशा से लाया गया है वो मंशा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। वो तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जी, शुभेंदु शेखर जी, आरोप है कि सर्वा सर्वे बनने के लिए आपने सीधा सीधा लोकतंत्र पर प्रहार किया है। कुछ भी कहो आप जी, क्या पार्लियामेंट से बिल पास कराना लोकसभा और राज्यसभा से ये असंवैधानिक है? जी, यदि अवैधानिक है तो आप बताइए। जी, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अध्यादेश लाया गया है। ये प्रोविजन है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और आपको सरकार जिनको चलाना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे कहा कि हमारा काम सरकार चलाना नहीं है। जी, तो अब ऐसे में कुतर्क कर रही हैं जी, कांग्रेस के लोग। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि दिल्ली एक विशेष तरीके का G20 हो रहा है यहाँ पे। जी, आपने देखा किस तरीके से सचिवालय के अंदर से काफी कहते वो फाइलें चोरी हो रही थी, जिस पर केजरीवाल जी और उनके मिनिस्टर्स के ऊपर एक्साइज के जो डेटा थे, जिसमें उन्होंने कहाँ से क्या पैसा किया, जो रिपोर्ट्स थी, जो इंटरनल रिपोर्ट्स थी, वो ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी? एक कोई चीफ मिनिस्टर अपने ही ऑफिस के कार्यालय से कोई चोरी कराता है क्या? जी। फिर आपको एक बात मालूम होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बोल रही हैं कि हमारी प्रवक्ता गण की 15 मेल ले आए थे, तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया अपने घर पे और वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी के एक एमएलए ने चप्पलों से मारा। कांग्रेस ने भी खूब भर्त्सना करी थी। अब चीफ सेक्रेटरी को, जो दिल्ली को चलाने वाला है, ब्यूरोक्रेट है, उसको यदि आप चप्पल से मार सकते हैं और उसके बाद भी अध्यादेश ना आए, तो कैसी बातें कर रही है शिल्पा जी? और यही बातें तो आप, जब तक आपका गठबंधन नहीं था आम आदमी पार्टी के साथ, तब तक आप भी यही बात कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की आदतें खराब हैं, इनके लिए बहुत अच्छा कानून है, ऐसे ही कंट्रोल होना चाहिए, दिल्ली को चलाने का अधिकार केंद्र के पास है। पर पर मजबूरी में आपको गठबंधन का साथ देना पड़ रहा है, तो आपके स्वर बदले बदले नजर आते हैं। तो ऐसा कि 15 दिन के अंदर क्या हो गया, और देखिएगा, और 10 दिन रुकिए, आपस में किस तरीके से आप लोग गाली गलौज करोगे ये भी पता चल जाएगा। कल वोटिंग के समय में आपको विपक्ष कितना आपके साथ है, शरद पवार जी से लेके सब लोग, ये भी समझ में आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि यदि हमारे पास लोकसभा में खाली आम आदमी पार्टी के पास एक सीट है, हम बहुत अच्छी तरीके से 350 वोटों से ज्यादा हम इसको जिता के लाएंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में 235 सीटों में हमारे पास 130-135 है, तो वहां से भी पास होगा। जो चीज, जो एक्ट लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है वो तो फिर आपको मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। ये तो संविधान में ही लिखा गया है। जब संविधान में लिखा गया तो संवैधानिक है। एक और चीज कहूंगा मैं कि बात ये भी नहीं है कि क्या चीज लोकसभा से पास हो रही है, क्या नहीं पास हो रही है, पर आज आप लगातार वहां पे चर्चा का विषय है, तो आप चर्चा करिए, हंगामा क्यों कर रहे हो? आप बताइए इससे क्या क्या नुकसान होंगे देश को। इसमें इस अध्यादेश से ये समस्याएं आ जाएंगी, और लगातार चर्चा करके देश के सामने विषय रखिए, पर आपको तो वो भी करना नहीं आ रहा है। और कांग्रेस के लगभग सभी दिल्ली और पंजाब के जितने नेता हैं वो इस बात से खुश नहीं है। पर खड़गे साहब को तो राहुल गांधी जी को नेता बनाना है, विपक्ष खड़ा करना है। कांग्रेस अकेले मोदी जी से चुनाव नहीं लड़ सकती है, अकेले बहुत कमजोर है। ये सब चीजों के लिए, एक बड़ी चीज को पाने के लिए, विपक्ष को खड़ा करने के लिए आप उनकी गलत बात को भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि सोच समझ के प्रयास करिए। आपके 15 दिन पहले की क्या स्टेटमेंट है और आज की क्या स्टेटमेंट है, उसको भी गौर करिए। जी, शिल्पा दीक्षित जी, आप जब ये गठबंधन नहीं बना था तब आप इस अध्यादेश के समर्थन में थी, लेकिन जैसे ये गठबंधन बनता है आप इसके खिलाफ आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है सिर्फ वही इसके समक्ष में है, इसके समर्थन में है, लेकिन दिल्ली और पंजाब की यूनिट है जो, वो आज भी इसके समर्थन में नहीं है। संदीप दीक्षित वही हैं जिनके घर में राहुल गांधी किराए पर रहने वाले हैं, और एक पार्टी के दो विचारधाराएं, कैसे चलेगा काम? शिल्पा दीक्षित जी। मैडम, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि
अभी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी को नेता बनने का या बनाने का कोई ऐसा वो नहीं जो आपके दिमाग में भ्रांति चल रही है। जी। राहुल गांधी जी नेता हैं, हमारे सम्मान्य नेता हैं, और हम इस बात का बहुत फक्र महसूस करते हैं कि हमारे नेता हैं। जी। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, एक बात। जी। नंबर दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक विचारधारा चली है, और वो है गांधी विचारधारा। जी। इसमें कहीं कोई दो विचारधाराएं नहीं चलती। जी। लेकिन यहाँ पे समर्थन दो, लेकिन शिल्पा जी यहाँ पे दो चीजें हैं। एक मिनट, संदीप दीक्षित जी की जो आपने बात की या किसी और पंजाब के नेता की आपने बात की, जी, तो मेरा ये पर्सनल वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनल वक्तव्य किसी व्यक्ति का पार्टी के ऊपर नहीं थोप सकती। जी। पार्टी की अपनी एक सोच होती है, पार्टी एक अपनी विचार से चलती है। जी। इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिल्ली सेवा बिल का केवल इसलिए विरोध कर रही है कि यह संविधान विरोधी है। जी। अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि आप संसद में आइए, हम इसके ऊपर बहस करते हैं, और मोदी जी तो हमेशा बहस ही करवाते रहे हैं। जी। आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसे 5 बिलों के नाम मुझे मेरे काबिल दोस्त बता दे जो मोदी जी ने बहस करके पारित करवाए। जी। मोदी जी ने अपनी संख्या का फायदा हमेशा उठाया। जी। उन्होंने शायद ही किसी बिल को डिस्कस किया हो, वो जानते हैं कि उनका संख्या बल ज्यादा है, इसीलिए वो जोर जबरदस्ती करके बिना डिस्कशन के उस बात को पारित करवा लेते हैं। और यही चीज वो इस बिल के साथ करने जा रहे हैं। हम इस बिल के विरोध में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इस बात को तो खैर पूरा विश्व देख रहा है, मैं और आप क्या बोले, चुनाव करीब है। इस बिल में एक जो पॉइंट है वो ये है कि डायलेक्ट्स मतलब दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं और क्लास 1 जो अधिकारी हैं, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर वुड बी डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज रीड द क्लॉ, इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ द डायलेक्ट्स एंड द क्लास 1 ऑफिसर्स शैल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो अगर आप इनकी पावर जो है वो गवर्नर को दे देते हैं, तो इनडायरेक्टली वो पावर हैज गॉन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी। तो अमित शाह जी विल बी डिसाइडिंग कि इस चुनाव के माहौल में विच ऑफिसर टू बी पोस्टेड वेयर और कौन से अधिकारी को कहाँ लिया जाए। दिस इज एज सिंपल एज दिस। आप विपक्ष को लेकर और विपक्ष का बोलकर कि साहब कांग्रेस पार्टी वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्लीज मुद्दे से भटकाने की जो आपकी आदत है, जो आपका चिर परिचित अंदाज है, उसको बंद कीजिए। एक तो मुद्दे पर बात किया कीजिए, जो टू द पॉइंट है उसकी बात कीजिए। आपकी संख्या ज्यादा है, आप डिस्कशन करते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, करते ही चले आए हैं, और फिर उसका जवाब अब आपको जनता दे भी देगी आने वाले चुनाव में। और जब आप मुद्दे की बात करते हैं ना, तो बीच में श्री राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी या उनको नेता बनना है या उनको वटेवर, उसकी चिंता आप मत कीजिए साहब। आप तो जनता की जो भलाई की बात है, संविधान के हिसाब से ये देश चलता है, राज्यों को भी उतना ही अधिकार है जितना केंद्र को। उस बात का जो हनन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी बात कर रही है। हम किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी विशेष को नहीं वो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप न्याय संगत, तर्क संगत, संविधान संगत बात कीजिए। और देखिए, भटकाने वाली जो बातें हैं ना, पंजाब में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, आपके राहुल गांधी जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आपकी मानव विकास मंत्री भी अभी 4 दिन पहले संसद में बजाय मणिपुर की महिला होने के नाते महिलाओं की बात करने की बजाय कि 2 शब्द उनके सहानुभूति के लिए बोल देती कि उनके घावों पर मल्लम लग जाता, वो खड़े होकर वहां चिल्ला रही थी। तो ये चिल्लाने वाली जो परिपाटी है ना, मुद्दे भटकाने वाली जो परिपाटी है, वो खत्म कीजिए प्लीज। अच्छा नहीं लगता। हम एक डिबेट के लिए बैठे हैं, तो जो न्याय संगत और तर्क संगत बात हो वो कीजिए आप। ये बात संविधान के विरुद्ध है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जी शुभेंदु शेखर जी, जवाब दीजिए। पूछना चाहती है, मेरे को प्रश्न इनका समझ में नहीं आया। जी, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा करने को तैयार नहीं है क्योंकि आपके पास संख्या बल है, आप सर्वोपरि बनने के लिए कुछ भी कर सकते हो,
किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हो, ना अध्यादेश पर और ना मणिपुर पर। कोई भी मुद्दा सदन में आपके सामने उठाया जाता है, विपक्ष उठाता है, लेकिन आपके पास संख्या बल ज्यादा है तो हो हल्ला करके उसको निपटा दिया जाता है। नहीं, देखिए, ये सदन चालू होने के पहले, मानसून सदन चालू होने के पहले सर्वदलीय बैठक करी जी। और उसमें कहा गया कि ये बहुत अच्छी तरीके से सदन चलाएंगे और सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया था, सभी दलों के नेता लोग थे जी। उस पे उन्होंने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर के विषय पर भी, तो हमने कहा हाँ, हम मणिपुर के विषय पे भी चर्चा करेंगे और ऐसा लगा कि चर्चा चालू होनी चाहिए। आज आप देखिए, आज 8 दिन 10 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए लगभग सदन चलते हुए, 8-9 दिन जी। और ये हल्ला गुल्ला बंद नहीं कर रहे। इससे पहले आपने देखा था कि पेगासस के मामले पे इन्होंने नहीं चलने दिया था, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, हल्ला मचा रहे हैं। इसी पहले किसान आंदोलन के ऊपर यही मामला था। फिर हिंडनबर्ग का अडानी के ऊपर रिपोर्ट्स आई थी, उस पर भी ऐसे। मैं पूरे के पूरे 5 सत्रों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ पे इन्होंने डिस्कशन ना करके हो हल्ला किया। जब कहा गया कि चलिए मणिपुर पर चर्चा कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा हम इस सेक्शन में नहीं, इस सेक्शन में करेंगे। अरे जनाब, किसी भी सेक्शन में कर लो, यदि कम समय मिलेगा और समय मिल जाएगा आपको, पर आपको चर्चा नहीं करनी है। वो एक कहावत है ना हमारे यूपी में, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। जो बात कही जा रही है चर्चा के लिए, फिर उन्होंने कहा 2 बार बुलाया गया, 4 बार बुलाया गया, पर बोले नहीं, ये सेक्शन में पहले आज ही करेंगे। अरे चर्चा आज कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। जो 31 हमारे विधेयक पास होने थे उसको भी बहुत जरूरी है, जो शेड्यूल्ड है, तो इन्होंने बोला नहीं, सबसे पहले मणिपुर पर डिस्कशन करेंगे। अरे मणिपुर के ऊपर यदि अब डिस्कशन एक दिन बाद भी हो सकता है, आप उस 4 दिन तक बंद करके रखते हो इसलिए कि कहीं ना कहीं आपके पोल खुल जाएगी, आपकी सोच की पता चल जाएगा। और उसके बावजूद भी जब अविश्वास प्रस्ताव की भी मांग करी मणिपुर पे, और जब सभापति ने हाँ कर दी, तब आप शांत हो जाते कि उस पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। तो ये सब बातें जो दिख रही हैं आपको, ये एक विपक्ष का टूटा फूटा घिनौना चेहरा दिखाई दे रहा है, जो सदन के अंदर आप सब लोग नहीं, पूरी देश की जनता देख रही है। आप कुछ भी कहिए, आप देखिए अधीर रंजन चौधरी का कल स्टेटमेंट था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहीं अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट आया था, आप इनको क्लिप सुना दीजिए। शिल्पा जी को जहां वो चिल्ला रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे। संजय सिंह जी बदतमीजी करते, 32 टाइम्स कहा गया सभापति ने कि अपनी कुर्सी में बैठ जाए, वो उंगली दिखा के और बदतमीजी के साथ वेल में खड़े रहे, तो उनको एक सत्र के निष्कासित किया गया। तो ऐसी अराजक मानसिकता के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ उनका जुड़ाव हो, या विपक्ष की और कोई पार्टी हो, संसद चर्चा के लिए बनाया गया है। वहां चर्चा करिए, शांति के साथ चर्चा करिए। आपको विरोध आपको प्रकट करना है, गाली गलौज करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो सड़कों पर करिए, संसद में नहीं। शिल्पा दीक्षित जी जवाब दीजिए, अगर आपको हो हल्ला करना है, प्रदर्शन करना है, चिल्लाना है, तो सड़क पर चिल्लाइए, संसद में नहीं। पहले भी कई मुद्दे आए, चाहे पेगासस हो और चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर मणिपुर मुद्दा हो, लगातार विपक्ष मांग कर रहा था नए नियम कानूनों के साथ चर्चा करने के बाद। सरकार तैयार है, विपक्ष तैयार नहीं, ये आरोप लग रहा है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आर्या जी। अगर आप मणिपुर मुद्दे की या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें, तो पहले मैं आपको मणिपुर रिपोर्ट का सत्य बता दूं। मणिपुर रिपोर्ट में इतनी असंसदीय भाषा का, जैसे अभी मेरे साथी जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, अराजक मानसिकता के लोग,
मतलब एक कायदा होता है बात करने का। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जी, जो संसद में बैठे हैं, उनकी अराजक मानसिकता होगी। जी, अगर अराजक मानसिकता होती तो आज लाखों की जनता उनको चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती। जी, ये आपके शब्द हैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? बहुत दुख है मुझे अगर आप शुभेंदु जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। जी, बहुत दुख है मुझे। जी, अब मैं आती हूँ मणिपुर मुद्दे पर। मणिपुर मुद्दे पर आप ही के सांसद मनोज तिवारी जी ने कितने गंदे शब्दों में कहा कि ये नामर्द लोग जो हैं ये शोर कर रहे हैं, और उसी का परिचय अभी मेरे साथी ने दिया। उन्होंने कहा कि अराजक मानसिकता के लोग। आप मुझे बताइए कि संविधान के कुछ क्लॉज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पर लिखा हुआ है कि किस विषय के लिए आप कितनी देर बहस कर सकते हैं। लेकिन शिल्पा जी, चर्चा जरूरी है या नियम? किसी आर्टिकल, किसी नियम के थ्रू, क्योंकि मुद्दा बड़ा संवेदनशील था, तो विपक्ष की सुनिए मणिपुर में क्या हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी बाहर आई, प्रदर्शन किया जी, तो इन लोगों ने बोला कि साहब हम चर्चा करने को तैयार हैं जी, इस मामले को 2.5 घंटे में ही आप रफा दफा कर दो। जी, गृह मंत्री नहीं थे संसद में, प्रधानमंत्री नहीं थे संसद में, महिला बाल विकास मंत्री नहीं थी संसद में। जी, जिस दिन ये चर्चा की बात कर रहे थे उस दिन तीनों लोग संसद में नहीं थे, जी, और ये लोग कह रहे थे कि इतने बड़े मुद्दे को 2.5 घंटे के अंदर आप चर्चा करके छोड़ दीजिए। जी, जबकि संविधान में एक और कानून है जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी मुद्दा राष्ट्र हित से जुड़ा हो तो हर संसद सदस्य को यह अधिकार है कि वो उस मुद्दे से जुड़े हुए कितने भी सवाल गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो मंत्री है उससे कर सकता है, और ये तीनों की तीनों बाध्य होंगे जवाब देने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि कितनी पार्टियां हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, कितनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व है? अगर हर पार्टी में से 2-2 सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उठकर मणिपुर के ऊपर चर्चा करते तो क्या वो चर्चा 2.5 घंटे में खत्म हो सकती है? आप मुझे बताइए, किसी भी इतने बड़े मुद्दे को आप बोलते हैं कि साहब 5 मिनट में आप लपेट लीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या ऐसी है कि उसको 2 घंटे में कर सकते हैं लोग? भाई मैं एक संसद सदस्य हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। मैं अगर आपसे मणिपुर के ऊपर कुछ पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से कि कल को मैं अपने क्षेत्र में जाकर जवाब दे सकूं, या मैं अपनी अंतरात्मा को ये बोल सकूं कि मैं आज संसद सदस्य बनी हूँ, तो मैंने अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन जो है बहुत अच्छे से किया। तो आप समझती हैं कि जितनी लोकसभा में पार्टी से अगर उसके 2-2 लोग भी खड़े होकर सवाल पूछते इन तीनों लोगों से तो वो 2.5 घंटे के अंदर पूरे हो सकते थे। तभी कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई है कि आप लोग क्यों नहीं संसद में खड़े हो रहे हैं और जवाब दे रहे। और जहाँ तक चीखने चिल्लाने की और हो हल्ला की बात कर रही हैं आप, तो मेरे काबिल दोस्त से पूछिए कि इनकी महिला बाल विकास मंत्री किस तरीके से चीखी थी राज्यसभा में। जब कांग्रेस की एक महिला ने पूछा था कि क्या पूछा था उन्होंने कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री इस पर जवाब देंगी, केवल यही पूछा। उसके एवज में कि महिला और बाल विकास मंत्री खड़े होकर ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, Will you have the courage to answer on Rajasthan? Will you have the courage to answer on this? Is this the way to shout in the parliament? मैडम, ये नैतिक दायित्व और संवैधानिक अधिकार है हर संसद सदस्य का कि वो किसी भी देश से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री से क्वेश्चन करे। तो आप बुलाइए उनको। अगर आप ये 2.5 घंटे वाला जो क्लॉज है हटा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहस करेगी। यही बात आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट की कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी इन्होंने बोला कि साहब रीबा पोती कर दीजिए, उसका 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। चलिए जवाब ले लेते हैं शुभेंदु शेखर जी, जो मुद्दा बेहद संगीन था उस पर 2.5 घंटे में चर्चा कैसे संभव थी? आखिरकार सिर्फ 2.5 घंटे में कैसे हो सकता था? मणिपुर मुद्दा बेहद संवेदनशील है, तो कैसे पॉसिबल है 2.5 घंटे में? मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे के बाद यदि समय और मांगा जा सकता है तो 10-10 दिन तक डिबेट हुई है। सेक्शंस के लेके डिबेट ना करना, क्योंकि देखिए आप मेरी बात समझिए, मणिपुर का विषय उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई और विषय। महिला चाहे मणिपुर की हो जिसके साथ बदसलूकी करी गई है, या मालदा में महिलाओं के साथ
7,000 महिलाओं के साथ रेप एक्टिविटीज हुई, जी, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर गड़बड़ हुआ या फिर राजस्थान जी, के अंदर किस तरीके से महिलाओं के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, क्या कितने अत्याचार हो रहे हैं। जी, एक तरफ ममता बहन जी हैं उनकी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल को महिलाओं का रेप कैपिटल बना दिया। इलेक्शन के बाद आपको कितनी खबरें मिली होंगी। इसके बाद राजस्थान एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को देखिए, महिलाओं के साथ किस तरीके से गड़बड़ हो रही है, लगातार रेप और हत्याएं हो रही हैं। और जिस तरीके का मणिपुर का केस है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ का भी केस है। वहां पे भी आदिवासी महिला को के साथ बदसलूकी करी गई पब्लिकली। ये सब विषयों को डिस्कशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मणिपुर कम है या कोई ज्यादा है या कोई बराबर है या कोई अलग है। सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। हम सब लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। मणिपुर के ऊपर आप संवेदनशील नहीं हो, चर्चा 5 दिन तक आपने बंद किया, चलने नहीं दिया। क्या 5 दिन लगातार हम इसको डिस्कस कर नहीं सकते थे? जी। आज भी आप होल्ला कर रहे हो। जी। और जब मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए आपको समय दे दिया गया, तब आपने कहा कि नहीं हम इस सेक्शन में करना चाहते हैं। फिर जब वो भी बात चली तो आपने कहा प्रधानमंत्री को बुलाओ। अब आप बताओ, यदि कहीं पे कोई एयरक्राफ्ट के विषय में बात करनी है तो कौन मिनिस्टर आएगा? उद्यान मंत्री। चलिए सर, समय का अभाव है, तो 30 सेकंड में आप दोनों का जवाब चाहिए। एक तो शुभेंदु शेखर जी, जिस हिसाब से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये जिस हिसाब से आरोप लगा रहे, विपक्ष संविधान को ला रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो उनके तरफ से जो न्याय के लिए मांग की गई थी, उसको लेकर तमाम सारी चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि आप सर्वोपरि बनने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, और जबकि आपके पास संख्या बल ज्यादा है। यही वजह है कि आपको पता है कि जो अध्यादेश लाया गया, जो बिल लाया गया, वो पास हो जाएगा, तो आप अपने संख्या बल का गलत फायदा उठा रहे हैं। जिस तरीके से देश को पिछले 10 सालों में बढ़ाया गया है और 70 सालों में काम नहीं हुआ, देश को मेंटेन करके आगे बढ़ाने की स्पीड को लाने के लिए, और देश के दिल्ली के जो दिल है, देश का दिल है जो दिल्ली, वहां पर कोई अराजकता ना फैला सके, इसके लिए कानून लाया गया। इसमें मेरे को कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जी। शिल्पा दीक्षित जी, मणिपुर मुद्दा आपके लिए बेहद मजबूती से उठाने का था कि सदन में मजबूती से उठाया जाएगा, लेकिन अब वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। अब आप लोग इस बिल के समर्थन में हैं। क्या मणिपुर मुद्दे को साइड में रखा गया या उसको फिर से मजबूती से उठाया जाएगा? कोई साइड में नहीं रखा गया मैडम। मणिपुर मुद्दे के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री तीनों को आकर इसका उत्तर देना पड़ेगा, और वो आप देखेंगे आने वाले समय में। दूसरी बात, जो दिल्ली सेवा बिल है, इसके लिए हम वापस से मैं लाइन कहूंगी, दैट वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के संविधान में भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान की राजनीति करती है और संविधान में लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कहीं भी राज्य का जो दर्जा है वो केंद्र से कम नहीं होगा। उसकी अपनी शक्तियां होंगी, केंद्र की अपनी शक्तियां होंगी, और किसी भी तरीके से केंद्र अपना दमनात्मक रवैया अपनाकर, चाहे वो संख्या बल के साथ क्यों ना हो, वो राज्य की शक्तियां छीन नहीं सकता। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा दीक्षित जी, शुभेंदु शेखर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय TV 100 पर साझा किया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।